क्यों हुआ है? एक प्रधानमंत्री होने से आपको सब चीज़ का क्रेडिट नहीं ना। हाँ, और अगर क्रेडिट आप लेना चाहते हैं तो सब कुछ के लिए आप जिम्मेवार हैं। लगातार जो रेल दुर्घटना हो रही है उसके आप जिम्मेवार हैं। और देख लीजिए ना, इधर 2 साल के अंदर में 4 रेल दुर्घटना बड़ा भयंकर हुआ है। मतलब फिर मोदी जी जिम्मेदार हैं। पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन जितना अच्छा साबित होना चाहिए था उससे 4 गुना ज़्यादा गलत साबित हुआ। उसी प्रकार जैसे ईवीएम लोगों ने सोचा था कि ईवीएम करने से वोटिंग आसान हो जाएगी, हालांकि बात सही है, वोटिंग आसान हो भी गई, क्योंकि एक आदमी जितना काम 10 आदमी करेगा एक मशीन उतना आसानी से कर लेगा। वो बात सच्चाई है। जो 100 आदमी काम अकेले कर पाएंगे, 100 आदमी मिल के करेंगे, एक मशीन अकेले कर लेगा। ये भी सच्चाई है, समय का बचाव होगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जिस मशीन को वो इंसान बनाया है उस मशीन को तो इंसान ऑपरेट भी कर सकता है, और जब ऑपरेट कर सकता है तो सिंपल सी बात है, वोटिंग में भी गड़बड़ी हो सकती है। एक बात बताइए, जिस ईवीएम का आविष्कार करने वाला देश अमेरिका उसको बैन कर रखा अपने देश में, तो आखिर भारत ईवीएम पे इतना जोर क्यों दे रहा है? अगर भारत की जनता कह रही है कि हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं करना है तो मोदी जी को इतनी तकलीफ काहे हो रही है? लोग आते हैं, लोगों को जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को बहुत सारा उम्मीदें दिलवाते हैं और उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस बार भी यही होगा। अगर बिहार की जनता जागरूक नहीं होगी, अगर यूपी की जनता जागरूक नहीं होगी तो उसी जुमलेबाज को देगी। फिर से मोदी जी का सत्ता कायम रहेगा। वादे हैं जो उनके फेल्यूर हुए हैं, अगर आप गिनाने के लिए कहेंगे तो एक लंबा सा लिस्ट है मेरे पास। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, चिकित्सा का भी हाल कुछ खास नहीं है, और जिन जिन राज्यों में खासकर उन्होंने वादे किए थे उस राज्य में तो 0 सन्नाटा। कांग्रेस जो अभी तेलंगाना में जीती है वहाँ की पार्टी जीती थी, लेकिन अभी कांग्रेस जीती है वहाँ उस पर क्या आपका राय है? वहाँ पे भी बैन हो जाएगा तो वो तो मना नहीं कर रहा है, कांग्रेस तो नहीं कर रहा है ईवीएम मत हटाइए। अगर आपत्ति होती कांग्रेस को, और अगर ईवीएम का खेला कांग्रेस भी कर रही होती तो वो आपत्ति जताता ना, वो बोलता नहीं ठीक है होने दीजिए। लेकिन कांग्रेस तो ऐसा नहीं कह रही है। इससे साफ झलक रहा है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो बीजेपी पार्टी को है, केंद्र सरकार को है। और पहले तो वो डिजिटल इंडिया लाए, हालांकि डिजिटल इंडिया से भारत को कुछ फायदा हुआ और फायदा से ज़्यादा हो गया नुकसान। आप पूछिए कैसे हम ये और क्यों कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा पहले सोशल मीडिया का क्राइम नहीं होता था, आज के डेट में उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा क्राइम रेटिंग सोशल मीडिया पे बढ़ गया है। 10 गुना बढ़ गया है। अब देखिए ना कि गाँव की लड़कियाँ फेसबुक से प्यार कर लेती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़के जाते हैं, लड़कियों से प्यार कर लेते हैं, सुसाइड करना पड़ जाता है, किसी को मार के फेंक दिया जाता है। हाँ, अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग है, अच्छा खासा वो काम भी कर रहे हैं, जनता उनसे संतुष्ट भी है, और जनता उनको अगर जब उनसे संतुष्ट है तो फिर वोटिंग में ऐसी गड़बड़ी कैसी हो सकती है? तो सिंपल सी बात है, हम इसके लिए ईवीएम को दोषी मानते हैं। चीज़ें हैं, एक चीज़ याद करिए, 2020 में जब बिहार में हुआ था, क्या हुआ था शायद आपको अच्छे से याद होगा। रात के 12 बजे रिजल्ट आता है और 7 लोगों का सीट चट हो जाता है। चट इन द सेंस जीत किसी और की और सर्टिफिकेट किसी और का। पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आपको किसी का चेहरा दिखा, जो तेल खाद्य और संसाधन तेल मंत्री होता है उसका चेहरा दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको मोदी जी जरूर दिख जाएंगे। तो वो चाहते हैं ना कि हर लोगों के दिमाग में मेरा चेहरा छप जाए। बड़े बड़े गोदी मीडिया जो सत्ता के दलाल है वो पहले से टाइटल भी बना लिया था कि क्या मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप, जैसे मोदी जी ही बैटिंग कर रहे थे। असल में मोदी जी का सबसे बड़ा नेचर है क्रेडिट खा जाना। उनका बस चले ना तो हर चीज़ का क्रेडिट खा जाएंगे। नमस्कार, मैं अखलाक बिहार के अलग अलग ज़िले का मैं दौरा कर रहा हूँ। अभी मेरी मौजूदगी पटना में हुई है और जस्ट गांधी मैदान के बगल में है। बिहार की शेरनी कहलाने वाली हर टॉपिक मुद्दा जो ट्रेंडिंग चलती रहती है उस पर अपने ज़ोर शोर से अपनी बात को, ओपिनियन को रखते हैं, जो एक बिहार की एक्टिविस्ट भी कहलाती है। उससे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी कल जो रिजल्ट आया था, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रिजल्ट आया था, जो कि पहले से 2 राज्य में सरकार थी, छत्तीसगढ़ और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में और अशोक गहलोत राजस्थान में। 2 राज्य में सरकार रहते हुए अभी 3 जगह फिर से बीजेपी सरकार, मतलब रिटर्न एक जगह तो लाई 2 जगह और ले आई है। इससे बातचीत करेंगे और हमारे एक्टिविस्ट जो है ये हर बार रूबरू रहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक से, सभी जगह एक्टिविस्ट के तौर पर एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। बातचीत करें क्या इस पर क्या आपका ओपिनियन लगता है कि 2024 लोकसभा में किस तरह का रहेगा, और किस तरह का ये विधानसभा वाला वोटिंग की समस्या क्या चल रहा है, किस तरह कांग्रेस का, राहुल गांधी का चुनाव रहेगा?
देखिए, चुनाव जैसा अगर हम बात कर ले तो बहुत ज़्यादा इस बार घमासान होने वाला है। घमासान इसलिए होने वाला है कि राहुल गांधी के साथ भी बहुत सारे जनता है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ भी बहुत सारी जनता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर हम ये कह दें कि उनके साथ जनता नहीं है तो बेवकूफ़ी होगी। हालांकि दोनों के पक्ष में जनता, जहाँ एक और लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे एक एक मतलब ज़मीनी स्तर पर जनता उनसे जुड़ रही है, वहीं नरेंद्र मोदी भी पूरा एकदम जोरों शोरों से हर एक राज्य में अपने अमित शाह को भेज देते हैं, कभी खुद चले जाते हैं। लेकिन एक मुद्दा, हाँ, मतलब कि बड़े बड़े होर्डिंग पे लगाए जाते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसके नाम पे नहीं, लेकिन अपने नाम पे बताया जाता है कि पब्लिक के द्वारा लगाया जाता है कि इस तरह का बात चल रहा है। ये भी क्या सही असल में, हाँ, असल में मोदी जी का सबसे बड़ा नेचर है क्रेडिट खा जाना। उनका बस खा जाना, उनका बस चले ना तो हर चीज़ का क्रेडिट खा जाएंगे। गेम हुआ, क्रिकेट हुआ, तो वहाँ पे वर्ल्ड कप में कप वो देने वाले थे। अगर ऐसे तो हार गया समझिए, अगर जीत जाता तो वो भी क्रेडिट खा जाते कि मोदी जी जिताया है। इनफैक्ट बड़े बड़े गोदी मीडिया जो सत्ता के दलाल है वो पहले से टाइटल भी बना लिया था कि क्या मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप, जैसे मोदी जी ही बैटिंग कर रहे थे। बन चुका था, 9 ही बजे से बन चुका था वो, तो शाम में पता चला कि भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके मंसूबे पे पानी फिर गया। हाल ही में देख लीजिए, रेल विभाग में जितने भी काम हो रहे हैं, हर जगह इतना बड़ा बड़ा चेहरा किसका दिख रहा होगा आपको? मोदी जी का दिख रहा होगा। हर चीज़ में आप कहीं पे पेट्रोल में चले, पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आपको किसी का चेहरा दिखा, जो तेल खाद्य और संसाधन तेल मंत्री होता है उसका चेहरा दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको मोदी जी जरूर दिख जाएंगे। तो वो चाहते हैं ना कि हर लोगों के दिमाग में मेरा चेहरा छप जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर देश चल रहा है तो सिर्फ आपसे नहीं चल रहा है, देश को चलाने में अन्य लोगों की भी भागीदारी है, सहभागिता है। रेल मंत्री है तो वो रेल की चीज़ें देख रही है, खेल मंत्री है वो खेल की चीज़ें संभाल रहे हैं। तो फिर क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को क्यों हुआ है? एक प्रधानमंत्री होने से आपको सब चीज़ का क्रेडिट नहीं ना। हाँ, और अगर क्रेडिट आप लेना चाहते हैं तो सब कुछ के लिए आप जिम्मेवार हैं। लगातार जो रेल दुर्घटना हो रही है उसके आप जिम्मेवार हैं। और देख लीजिए ना, इधर 2 साल के अंदर में 4 रेल दुर्घटना बड़ा भयंकर हुआ है, मतलब फिर मोदी जी जिम्मेदार हैं। पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी कहीं पे पेट्रोल पंप में, पेट्रोल कंपनी में अगर कुछ गलती पाई जाती है तो फिर मोदी जी जिम्मेदार है। अगर बैंक में कोई गलत पाया जाता है तो मोदी जी जिम्मेदार है। आप कहिएगा मोदी जी को हम इसीलिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप खुद ही कहते हैं ना कि हम ही सब कुछ हैं, तो आप जिम्मेवार है, फिर आप लीजिए जिम्मेवारी हर चीज़ों की। अच्छा, अभी आपसे क्वेश्चन किए थे कि मतलब ये तीनों, हाँ, मतलब ये असल में जिसकी आप बात कर रहे थे, 2 राज्यों में लगातार कांग्रेस की सरकार थी। और होता है नॉर्मली जनता की ऐसी मंसूबा होती है कि लगातार अगर एक चीज़ों को देखते आए ना तो वो कुछ बदलाव करना भी पसंद करती है। एक तो ये वजह हो सकता है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती पे अशोक गहलोत बताया जा रहा है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी काम किए थे उसी तरह आज तक राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत जी काम किए उस तरह से नहीं काम होता, लेकिन फिर भी इस तरह का कैसे बदला गया? 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ याद करिए, 2020 में जब बिहार में हुआ था, क्या हुआ था शायद आपको अच्छे से याद होगा। रात के 12 बजे रिजल्ट आता है और 7 लोगों का सीट चट हो जाता है। चट इन द सेंस जीत किसी और की और सर्टिफिकेट किसी और का। हो सकता है वहाँ पे भी ऐसे कांड कर दिए गए होंगे। जिस प्रकार से लोग वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छा खासा वो काम भी कर रहे हैं, जनता उनसे संतुष्ट भी है। और जनता उनको, अगर जब उनसे संतुष्ट है तो फिर वोटिंग में ऐसी गड़बड़ी कैसी हो सकती है? तो सिंपल सी बात है, हम इसके लिए ईवीएम को दोषी मानते हैं। और एक बात बताइए, जिस ईवीएम का आविष्कार करने वाला देश अमेरिका, उसको बैन कर रखा अपने देश में, तो आखिर भारत ईवीएम पे इतना जोर क्यों दे रहा है? अगर भारत की जनता कह रही है कि हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं करना है, तो मोदी जी को इतनी तकलीफ काहे हो रही है? काहे नहीं वो बैन कर दे रहे हैं ईवीएम? इसका मतलब कुछ साजिश है, इसका मतलब उसके पीछे कोई वजह है। तभी तो मोदी जी बैन करने से इतना डर रहे हैं कि अगर ईवीएम बैन हो जाएगा तो हमारा खेला समाप्त हो जाएगा। जो हम चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिसमें लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो वो डिजिटल इंडिया लाए। हालांकि डिजिटल इंडिया से भारत को कुछ फ़ायदा हुआ और फ़ायदा से ज़्यादा हो गया नुकसान। आप पूछिए कैसे हम ये और क्यों कह रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जितना ज़्यादा पहले सोशल मीडिया का क्राइम नहीं होता था, आज के डेट में उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा क्राइम रेटिंग सोशल मीडिया पे बढ़ गया है। 10 गुना बढ़ गया है। अब देखिए ना कि गाँव की लड़कियाँ फेसबुक से प्यार कर लेती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़के जाते हैं, लड़कियों से प्यार कर लेते हैं, सुसाइड करना पड़ जाता है, किसी को मार के फेंक दिया जाता है। सोशल मीडिया की वजह से किसी की वीडियो लीक हो जाती है, प्राइवेट वीडियो लीक हो जाती है। तो आप ठीक है बनाए सोशल मीडिया, अच्छी बात है, लेकिन उस पर कुछ नियंत्रण लगाते,
जिंदगी को आसान किया गया, लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभ हो गया है। आज की डेट में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो हम सबके बातें सुन रहा है, हमारी बातें को वो जान रहा है, हमारा एक एक पर्सनल डाटा उसके पास है। कब वो हैक कर लेगा हमको और आपको पता भी चलेगा। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितनी भी कंपनियां हैं वो अमेरिका की है। अगर मोदी जी बैन ही कर रहे हैं तो बैन करवा दें इन सारे सोशल मीडिया को और अपना ऐप बनाएं। क्या जब बिहार में नहीं है, भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, भारत में दिमाग वाले तेज वाले नहीं हैं जो ऐप्स बना सकते हैं? जब हर चीज़ हमारे देश में अवेलेबल है तो हमारे देश के लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे देश का ऐप क्यों नहीं लॉन्च किया जा रहा है? आप जैसे बैन कर दिए कि जो रियलमी और ओप्पो कुछ था जो बैन कर दिए थे चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना से आपकी दुश्मनी हो गई, तो आप बाकी चीज़ों को क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? उसके वजह से हमारी प्राइवेसी समाप्त होते जा रही है, दिन प्रतिदिन हमारी प्राइवेसी किसी और के पास जा रही है। आज आप ये कर रहे हैं, हो सकता है कल को किसी उड़ ही रहा है, कितना आदमी का खाता से पैसा गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कहाँ गया। हुआ है ना, आसान हुआ है उस तरह से लग रहा है। और वो छोड़ दीजिए, आधार कार्ड वाला जब से सिस्टम हुआ है, हाँ, आधार कार्ड वाला जब से सिस्टम हुआ है, पैसा आता जरूर है लेकिन कहाँ चला जाता है किसी को पता चलता है? आप जाते हैं साइबर कैफे में, कोई बूढ़े लोग चले जाते हैं, अशिक्षित लोग चले जाते हैं, उसका अंगूठा लेके वो उसका पैसा निकाल लेता है, पता चलता है? तो क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए इससे देश को? हमको तो नहीं लग रहा है इससे फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन जितना अच्छा साबित होना चाहिए था उससे 4 गुना ज़्यादा गलत साबित हुआ। उसी प्रकार जैसे ईवीएम लोगों ने सोचा था कि ईवीएम करने से वोटिंग आसान हो जाएगी, हालांकि बात सही है, वोटिंग आसान हो भी गई, क्योंकि एक आदमी जितना काम 10 आदमी करेगा एक मशीन उतना आसानी से कर लेगा, वो बात सच्चाई है। जो 100 आदमी काम अकेले कर पाएंगे, 100 आदमी मिल के करेंगे, एक मशीन अकेले कर लेगा, ये भी सच्चाई है, समय का बचाव होगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जिस मशीन को वो इंसान बनाया है उस मशीन को तो इंसान ऑपरेट भी कर सकता है, और जब ऑपरेट कर सकता है तो सिंपल सी बात है वोटिंग में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आप निष्पक्षता की गारंटी हमें कैसे देंगे ये बताइए? अच्छा, आपकी सबसे बड़ी टॉपिक है कि ईवीएम का मतलब बहुत बड़ा इशू चल रहा है। फुल्ली विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत में ईवीएम बैन हो जाए। अच्छा, कांग्रेस जो अभी तेलंगाना में जीती है, वहाँ की पार्टी जीती थी, लेकिन अभी कांग्रेस जीती है वहाँ उस पर क्या आपका राय है? वहाँ पे भी बैन हो जाएगा तो वो तो मना नहीं कर रहा है, कांग्रेस तो नहीं कर रहा है ईवीएम मत हटाइए। अगर आपत्ति होती कांग्रेस को और अगर ईवीएम का खेला कांग्रेस भी कर रही होती तो वो आपत्ति जताता ना, वो बोलता नहीं ठीक है होने दीजिए, लेकिन कांग्रेस तो ऐसा नहीं कह रही है। इससे साफ झलक रहा है अगर किसी को आपत्ति है तो वो बीजेपी पार्टी को है, केंद्र सरकार को है, और केंद्र सरकार को अगर वाकई आपत्ति है मतलब इसमें कुछ न दाल में कुछ न कुछ काला है। कांग्रेस नहीं ना कह रही है, कांग्रेस अगर जीत भी गई कांग्रेस, आप सवाल उठाइएगा तो कांग्रेस तो कह रही है बैन कर दीजिए, हम उस समर्थन में है, वो तो कह रही है ना। जब कांग्रेस समर्थन में मतलब उसको आपत्ति नहीं है इस बात से, वो भी चाह रही है कि निष्पक्षता से हो। असल में जो लोग नहीं चाह रहे हैं कि निष्पक्षता से हो, वो नहीं चाह रहे हैं कि ईवीएम हटे, हम एक लाइन में कहेंगे। जो लोग चाहते हैं कि चीटिंग हो, जो लोग चाहते हैं कि हम ईवीएम के सहारे, जिनको लगता है कि हम ईवीएम के सहारे जीत रहे हैं, वो ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं। क्या आपत्ति है? पिछली बार भी हुआ था, याद करिए, ईवीएम का वोटिंग का काउंटिंग हो गया था। जो वॉलेट पेपर हमारे जो भी सरकारी नौकरी में कार्यरत बिहार से बाहर लोग होते हैं, जब उनका डब्बा आया था तो वो काउंटिंग ही नहीं हुआ था, याद है ना? नहीं ना हुआ था। तो आखिर क्यों, आखिर ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? अच्छा, 2024 में किस तरह का रुझान रहेगा, क्या लग रहा है? टेक्नोलॉजी उस पर निर्भर करेगा, उसका जो सहायता मिला वो निर्भर करेगा, या मोदी जी निर्भर करेंगे, या उसका ज़मीनी काम निर्भर करेगा? क्या आपको ज़मीनी काम की अगर बात करें तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी जब से केंद्र सरकार में आई है ज़मीनी काम कोई बड़ा हद तक किया है उन्होंने। ठीक है, बहुत कम, बहुत सारे वादे हैं जो उनके फेल्यूर हुए हैं। अगर आप गिनाने के लिए कहेंगे तो एक लंबा सा लिस्ट है मेरे पास। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, चिकित्सा का भी हाल कुछ खास नहीं है, और जिन जिन राज्यों में खासकर उन्होंने वादे किए थे उस राज्य में तो 0 सन्नाटा। जैसे हम बिहारी का एग्जाम्पल देंगे आपको, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो बिहार में आप जानते हैं कि उन्होंने कितना लंबा वादा किया था। देखिए, असल में भारत की जो लोकसभा चुनाव है वो 2 राज्यों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, एक बिहार और एक यूपी। वो इसलिए कि यूपी और बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है, पॉपुलर सबसे ज़्यादा यूपी की है और उसके बाद बिहार की है। सबसे ज़्यादा सांसद है यूपी में, उसके बाद बिहार में। बिहार में तो सबसे अधिक सांसद इसी दोनों क्षेत्र में है, तो उनका मेन टारगेट इसी दोनों क्षेत्र को होता है कि इस क्षेत्र में अगर हम जीत गए, इस क्षेत्र में अगर हमारी बहुमत आ गई तो समझो हम इंडिया में जीत गए। तो वो सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं इसी दोनों क्षेत्र को। और असल में अगर देखा जाए तो आज भी यही दोनों क्षेत्र शिक्षा में पीछे है। यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कोई भी नए लोग आते हैं, लोगों को जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को बहुत सारा उम्मीदें दिलवाते हैं और उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस बार भी यही होगा। अगर बिहार की जनता जागरूक नहीं होगी, अगर यूपी की जनता जागरूक नहीं होगी तो उसी जुमलेबाज को देगी
फिर से मोदी जी का सत्ता कायम रहेगा। और अगर बिहार की जनता और यूपी की जनता ठान ले तो जिसको चाहे उसको सत्ता पर ला सकती है और जिसको चाहे सत्ता से घसीट के उतार सकती है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। यहाँ पर पटना में आया था और पॉपुलर बिहार के एक्टिविस्ट शेरनी जानी मानी खुशबू राय से बातचीत हुई और आपको बिल्कुल एक ओपिनियन के तौर पर जो अभी करंट मुद्दा चल रहा है ट्रेंडिंग, उस पर बातचीत की और मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ अंदाज़ा लग चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियो पे नए आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कुछ और इसी तरह ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप घर बैठे कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं फिर से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए अखलाक के साथ।